हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड बोर्ड क्लास 10th एग्जाम 2025 का जो दोबारा परीक्षा होने वाले साइंस विषय 8 मार्च के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम टोटल 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा साइंस का सेकेंड पार्ट है जो 8 मार्च की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हमने 3 चैप्टर के क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे इन 4 चैप्टर के क्वेश्चन कवर करने के, तो बाकी जो चैप्टर बन जाते हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। पिछला पार्ट को अगर आप नहीं देखे तो पिछला पार्ट का क्वेश्चन आंसर आप जरूर देख लेना। बहुत ही मेहनत से और बहुत ही शिद्दत से हमने क्वेश्चन तैयार किया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम 4 चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक के क्वेश्चन को देखेंगे, जैव प्रक्रम को देखेंगे, नियंत्रण और समन्वय, साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं उनको भी कवर कर ले। अगर ये नहीं हो पाता है साथियों तो हम लोग उनको नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लेंगे। क्लियर है? तो कोशिश हमारी रहेगी कि पूरी वीडियो हो जाए। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा भी हम लोगों को नहीं करना है। क्लियर है साथियों? तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो 8 मार्च की परीक्षा के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, हर एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको कराया जा रहा है, तो प्लीज इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, या फिर आप 9835146164 पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी करा दिया जाएगा, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है आपको। क्लियर है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन आज का हमारा जो है वो बोला गया है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण क्यों कहते हैं? बोला गया है जब एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है तो इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? तो आंसर लिखे हैं साथियों। सबसे पहले तो ये होता था, ये ऊपर नीचे हो गया तो कोई बात नहीं। बोला गया CH3CH2OH, ये साथियों क्या है? साथियों C2H5 है, C2H5OH जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक तरह का ये एथेनॉल है। एथेनॉल में जब हम लोग क्षारीय रिएक्शन कराते हैं, क्षारीय KMNO4 से जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं, किससे? KMNO4 से, तो ये CH3COOH बन जाता है। ठीक है, CH3COOH बन जाता है। और COOH किसका होता है साथियों? तो एथेनोइक अम्ल का होता है। आपको पता होगा COOH कार्यात्मक समूह जो है, प्रक्रियात्मक समूह किसका होता है? एथेनोइक अम्ल में। तो वो एथेनोइक में चेंज होता है जिनके कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? इसका जो ऑक्सीजन साथ है इसमें चल जाता है। रिलेटेड आप कर सकते हो बाकी चीजों। बोला गया है क्योंकि इस अभिक्रिया में एथेनॉल से एक ऑक्सीजन का संकलन होता है, इसलिए यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि एथेनॉल से जो है एक ऑक्सीजन का संकलन हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ गया। पहले यहाँ पे सारे 2 ऑक्सीजन नहीं था, एक ही था, एक ऑक्सीजन यहाँ पे संकलन हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। क्लियर है साथियों? अगला हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है। बोला गया एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंध है? साथियों, एथेन का बोला गया है, आपको पता होगा एल्केन, एल्किन, एल्काइन होता है, तो एथेन का है साथियों, तो इसमें बोला सहसंयोजक आबंध। तो जब एथेन का हम लोग फिगर बनाएंगे तो एथेन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, इसके चारों ओर हम लोग साथियों कार्बन लगाएंगे, कार्बन चिपकाएंगे, एक कार्बन, ये चारों ओर हम लोग हाइड्रोजन लगाएंगे, ये हाइड्रोजन इधर हो गया सर, ये भी हाइड्रोजन इधर हो गया, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी तो हमको 4 बनाना है, क्योंकि कार्बन के कितने वैलेंसी होते हैं? 4 सर, तो 1 2 3 4, तो इधर देखो 1 हुआ, इसका 2 हो गया, एक यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो बोला गया कितने सहसंयोजक आबंध बने? तो एक आबंध यहाँ, एक आबंध यहाँ, 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6 और एक यहाँ 7। तो सर 7 आबंध हम लोगों का बन जाएगा, 7 सहसंयोजक आबंध आंसर इसका। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो बोला गया है ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। साथियों, ब्यूटेनॉन बोला है, तो नॉन किसका होता है साथियों? कीटोन का होता है। सर किसका होता है? कीटोन का होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कीटोन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़े। तो बोला गया है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है साथियों, अगर जब हम लोग खाना बनाते हैं तो बर्तन की जो तली होती है साथियों, अगर वो काली हो जाए तो हम लोग इसका क्या मतलब समझ सकते हैं? तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा ईंधन है वो पूरी तरह से साथियों क्या नहीं हो रहा है? तो पूरी तरह से साथियों वो जल नहीं रहा है, जिनके कारण ईंधन की तली क्या हो जाती है? काली हो जाती है। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? बोला गया हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन और अन्य
यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या बोला गया, समझो जरा सा। हाइड्रोजनीकरण क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन और अन्य यौगिकों के बीच की रासायनिक अभिक्रिया है। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग मुख्य रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कम से कम करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण एक अतिरिक्त अभिक्रिया है। उदाहरण के लिए जब एथेन को निकेल उत्प्रेरक के साथ गर्म किया जाता है तो एथेन तक कम हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण का साथियों क्या बोला गया, तो हाइड्रोजनीकरण एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन और अन्य यौगिकों के बीच की रासायनिक अभिक्रिया है। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग मुख्य रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त में यहाँ पे बदलने के लिए किया जा सकता है, ऐसा लिखा गया। क्लियर है। बोला गया औद्योगिक उपयोग, इसका औद्योगिक क्या उपयोग है साथियों। देखो ये चैप्टर आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा क्योंकि आप पहले से नहीं पढ़े हो। ठीक है, मैं भी अभी बताने जाऊंगा तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबा करूंगा तो फिर दिक्कत होगी, तो आपको ये चीजें करके जानी है। तो इसका औद्योगिक उपयोग की बात करें तो हाइड्रोजनीकरण का उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। आप इतना ही लिखो। इसका उपयोग वनस्पति तेलों से वनस्पति घी तैयार करने में किया जाता है। दो का उपयोग याद रखना, हाइड्रोजनीकरण का और इसको किसको कहते हैं। क्लियर है। अगला हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया है कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। यानी कि कार्बन और उसका यौगिक का उपयोग ज्यादातर हम लोग ईंधन बनाने के लिए क्यों करते हैं, ये पूछा गया। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को तो पता होगा कि ईंधन हम लोग क्यों बनाते हैं, तो सर वो ज्वलन ताप बहुत अच्छा देता है, तो ईंधन तो हम लोग उसी को जिसको जलाने के लिए यूज करते हैं। तो बोला गया है कार्बन एवं उसके यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन का प्रतिशत उच्च होता है। कार्बन कैसा बना होता है साथियों, CO2 से ना, तो इसमें कार्बन और एक हाइड्रोजन यहाँ दिख नहीं रहा है तो लेकिन हाइड्रोजन होता है। तो याद रखना कार्बन एवं उसके यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन का प्रतिशत उच्च होने के कारण दहन करने पर प्रचुर मात्रा में क्या देते हैं, उष्मा उत्पन्न करते हैं। ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले कार्बन तथा उसके यौगिक को उच्च कैलोरी मान के साथ अनुकूलतम प्रज्वलन तापमान होता है तथा उन्हें नियंत्रित करना आसान होता है। इसीलिए कार्बन एवं उसके यौगिक का अधिकतर उपयोग क्या किया जाता है, ईंधन में किया जाता है। कितना समझ में आए। बोला गया सर कार्बन और हाइड्रोजन इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जिनके कारण ये जलता बहुत अच्छे से है और जलने के बाद क्या होता है साथियों, ये बहुत ज्यादा तापमान देता है जिनके कारण हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और बोला गया है इनको नियंत्रित करना भी आसान है, अगर बहुत ज्यादा भड़कता ही भी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग किसमें करते हैं साथियों, तो ईंधन के रूप में करते हैं। क्लियर है। ये क्वेश्चन झारखंड में हालांकि पूछा नहीं है लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ रखी है। अगला क्वेश्चन बोला है, ये इंपॉर्टेंट है, समजातीय श्रेणी का उदाहरण क्या है और उदाहरण के साथ समझाइए। ठीक है, समजातीय श्रेणी किसको बोलते हैं साथियों, वैसी श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर है, यानी कि दो जो है संकलन के बीच CH2 का अंतर। यहाँ पे हम देखो ऑप्शन आंसर लिखे हैं, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का पर्यात्मक समूह स्थापित करता है, यानी कि एक ही तरह का पर्यात्मक समूह चलेगा। जैसे मान के चलो साथियों, जैसे हमारा C2H5OH अगर चला तो फिर हमारा ऐसे C3H जो है जो भी होगा H7OH चलेगा। यानी कि सर क्या हमारा चल रहा है, तो अगर यहाँ पे OH का पर्यात्मक समूह चल रहा है, यानी कि हमारा अगर एथेनॉल का जो है एल्कोहल का पर्यात्मक समूह चल रहा है तो एथेनॉल का ही चलेगा। ऐसा नहीं कि एक एथॉल ले लिया, एक एल्कोहल ले लिया और एक ये जो हम लोग ले लिया एल्डिहाइड, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो एक ही प्रक्रियात्मक समूह चलेगा। तो बोला गया है यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन का एक ही प्रकार का पर्यात्मक समूह स्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब साथियों एल्केन की समजाती, यहाँ एल्कीन लिखा गया, यहाँ एल्केन कर लेना। ठीक है, एल्केन की समजातीय श्रेणी है। क्लियर साथियों, एल्केन, मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आप पढ़ते हैं मिथ, इथ, प्रो, ब्यू, तो मेथेन, इथेन, प्रोपेन सब एक जैसा सुनने में लग रहा। अगर यहाँ रहता मेथेनॉल, एल्कोहल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल तो एक जैसा प्रक्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, तो यही बोला गया कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्लियर है। उदाहरण के लिए देखो मीथेन CH4 हो गया सर, एथेन CH3 CH3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 C है तो C2H3 को H6 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, C2H6 हो जाएगा। क्लियर साथियों। जैसे प्रोपेनॉन का हो जाएगा हमारा कितना, 1 2 3 कार्बन तो C3 और हमारा H हाइड्रोजन कितना यहाँ 2 3 2 5 और 3 तो C3H8 आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर यौगिकों में CH2 का अंतर है, यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। देखो यहाँ पे CH4 है सर, बहुत बढ़िया। यहाँ से देखो एक कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन हो गया सर, यानी कि एक कार्बन हमारा बढ़ा है। हाइड्रोजन
यहाँ 4 था हाइड्रोजन, यहाँ 2 हो गया, यानी कि 2 हाइड्रोजन बढ़ा। अंतर कितना आया CH2 का। यहाँ देखो सर 2 कार्बन था, यहाँ 3 कार्बन हो गया, 1 कार्बन का अंतर आया। बिल्कुल सर, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गया, अंतर कितना का आया, 2 का अंतर आया। तो हम लोगों को क्या पता चला कि समजातीय श्रेणी में कितना का अंतर होता है सर, CH2 का अंतर होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, साबुन की सफाई की क्रियाविधि को समझाइए। साथियों ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। झारखंड बोर्ड 5 मार्क्स में अब नए क्वेश्चन को इंक्लूड करेगी, तो ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो करके जाना है। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। बोलो सर समझा दे। हाँ सर समझा दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा हमको समझाने पे। तो चलो समझाते हैं। लिखा गया साथियों, साबुन के अणु ऐसे होती है जिनके दोनों सिरों पर के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। बोला गया है साबुन के जो अणु होते हैं साथियों, उनके जो दोनों सिरे होते हैं, यहाँ पे इस तरह से मिसेल का फिगर बनता है ना, ये ऐसे ऐसे। तो साबुन के जो दोनों सिरे होते हैं साथियों, उनका जो गुणधर्म है वो अलग अलग होता है। हाँ सर, गुणधर्म अलग होता है। जब साबुन जल की सतह पर होता है, जब साबुन कहाँ पे होता है साथियों, जल की सतह पर होता है, तब उसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है। यानी कि साबुन इस तरह अपने आप को अरेंज कर लेता है कि उसका जो आयनिक सिरा है वो जल के अंदर होता है, जबकि दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर में होता है। ठीक है, जब जो है क्या होता है, हाइड्रोकार्बन पूंछ क्या होता है, बाहर में रहता है। ठीक है, जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। क्लियर है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है। जल विरागी पूंछ जो है, वही तो बोल रहा, बार बार वही चीज बोल रहा है कि आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्रित होता है। ये जो तेल वाला मेल होता है साथियों, ये मिसेल के केंद्र में जो है होता है। ठीक है, इस प्रकार साबुन का मिसेल मेल को पानी में घोलने में, साबुन का जो मिसेल है मेल को पानी में घोलने में मदद करता है तथा कपड़े साफ हो जाते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्र होता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मेल को पानी में घोलने में मदद करता है तथा कपड़े साफ हो जाते हैं। आप इनको 1-2 बार पढ़ लेना, वो याद आपको हो जाएगा। क्लियर है साथियों। अगला, इसमें आप ऐसे फिगर भी एक बना सकते हैं, ये इस तरह से खाली दिखा देना आपको। ठीक है, और लिख देना भाई ये क्या है, मिसेल है। ठीक है, ये क्या है, मिसेल। यहाँ पे मेल लिख देना, बहुत अगर अच्छा लगेगा तो। क्लियर है साथियों। चलो अगला क्वेश्चन बोला है एथेनॉल का उपयोग लिखे। भाई एथेनॉल का क्या उपयोग है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको धावन सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताया। इसी तरह आपको यहाँ पे एथेनॉल का उपयोग बताना है। किसका सर, एथेनॉल। एथेनॉल किसको बोलते हैं साथियों, तो C2H5OH को हम लोग एथेनॉल बोलते हैं। सर इसका बोला गया है क्या लिखना, उपयोग। तो एथेनॉल का उपयोग वाहनों के रेडिएटर में एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। वाहनों का जो रेडिएटर है साथियों, उसमें एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। पारदर्शी साबुन निर्माण में, पारदर्शी साबुन निर्माण में इसका किया जाता है। आप देखते होंगे ऐसा साबुन, जैसे पर्स एक साबुन आता था ना, वो जो है बिल्कुल पारदर्शी लगता था, इस पार से उस पार दिख जाता है। तो वैसे साबुन के निर्माण में हम लोग एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। एल्कोहलीय पेय पदार्थों में, एल्कोहल वाला जो पेय पदार्थ है, जैसे कि मान के चलो शराब, शराब में सर एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। और सर किसमें, जैसे आपका साथियों जैसे दवाई हो जाता है, जैसे सर्दी खांसी का जो खांसी का दवाई होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे लिखा गया है प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में दवाओं तथा टॉनिकों में भी इनका प्रयोग किया जाता है एथेनॉल का। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों क्वेश्चन आपको करके ही जाना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। बोला गया है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखें। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है साथियों CnH2n+2। ठीक है, ये जो +2 है साथियों वो n के साथ होगा, ऐसे लिखाएगा CnH2n+2, 2 नीचे होगा। ठीक है, हम जब टाइपिंग किए तो थोड़ा सा हो जाता है साथियों, आप समझो। क्लियर है। अगला देखो, ये एल्केन का हो गया, ऐसे तरह एल्कीन का है CnH2n, इसी तरह एल्काइन का है CnH2, CnH2n-2। क्लियर है साथियों। तो इन तीनों का सामान्य सूत्र ये याद रखना है, एल्केन, पहले एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। क्लियर है। यहाँ पे सर एक ट्रिक अगर होगा तो बता दीजिए, ट्रिक बता देते हैं। चलो ट्रिक एक याद रखना है साथियों, क्या ट्रिक याद रखना, सटा दो, हटा दो, घटा दो। भाई क्या ट्रिक बोल रहे हो सर,
सटा दो, हटा दो, घटा दो। हाँ सर, सटा दो, हटा दो, घटा दो को भी बता दीजिए। देखो यहाँ हम लोग दो को क्या किया, सटा देना, सटा देना यानी कि जोड़ दिए साथियों। यहाँ पे हटा दिए, दो रखे ही नहीं, हटा दिए सर। यहाँ पे दो क्या किए, घटा दिए, सटा दो, हटा दो, यहाँ घटा दो, ये देखो दो घटा दिए। तो यहाँ पे इधर आपको एक याद रखना है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। दूसरे में आपको याद रखना सटा दो, हटा दो, घटा दो, सटा दो, हटा दो, घटा दो। क्लियर है साथियों? कैसा लगा ट्रिक भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है। आपके कमेंट से भाई मेरे को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। हाँ सर, बहुत अच्छी बात, तो हम कमेंट जरूर करेंगे, आपको मोटिवेशन जरूर देंगे ताकि आप नेक्स्ट पार्ट का वीडियो लाए, हमारे लिए ऐसे ही मेहनत करें। तो इसके लिए आपका कमेंट, प्यारा प्यारा लाइक और प्यारा प्यारा सा एक सब्सक्राइब बनता है साथियों। चलो अगला क्वेश्चन देखें। हाँ सर, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बोला गया है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो अंतर लिखे। कितना अंतर सर, दो अंतर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, असंतृप्त किसको कहते हैं, इनमें हम लोगों को दो अंतर लिखना है। बोला गया साथियों संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होती है, पूर्ण दहन की प्रक्रिया होती है। हाँ सर, समझ में आ गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पूरा पूरा जो जलेगा, पूर्ण दहन होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अपूर्ण दहन होती है। क्लियर है साथियों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सभी परमाणु एकल बंध द्वारा, कैसा बंध द्वारा साथियों, एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे आपको अभी थोड़ा देर पहले क्या इसका बताया, C2H6 का, ठीक है। इस तरह से हम लोग अभी बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है। तो ये जो साथियों है वो किस तरह से जुड़ा होता है, एकल बंध। इसके बीच का बॉन्ड कैसा होता है, एकल बंध होता है। क्लियर है? अगला बोला गया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, द्विआबंध या त्रिआबंध, द्विआबंध या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन आबंध होता है, ठीक है। जैसे कि साथियों इस तरह का जब फिगर बनता है तो ये द्विआबंध है, ऐसे जब बनता है तो इसको त्रिआबंध बोलते हैं। तो आपको इस तरह से याद रखना है। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि सर यहाँ पे देखो तीन आ रहा है तो तीन आबंध होगा या फिर दो आबंध होगा, उसको असंतृप्त बोलेंगे। इसमें सर अपूर्ण दहन होगा, अ से असंतृप्त होता है, अ से अपूर्ण दहन होता है। क्लियर है साथियों? संतृप्त में सर पूरा दहन हो जाएगा और इसके बीच जो है कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है। कैसा बंध होता है सर, एकल बंध। याद रख लेना साथियों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़े। बोला गया है साबुन और अपमार्जक यानी कि साबुन और अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट में क्या अंतर है, तीन अंतर बताने को बोला गया। साबुन और अपमार्जक में मुख्य तीन अंतर साथियों दिया गया। सबसे पहले संरचना की बात करें तो साबुन प्राकृतिक वसा तेल जैसे पशु वसा या वनस्पति तेल और क्षार जैसे सोडा या पोटाश से बनता है, ठीक है। साबुन कैसे बनता है साथियों, प्राकृतिक वसा या तेल या फिर क्षार जो है सोडा से बनता है, ठीक है। क्लियर है? अगर बात करें अपमार्जक तो अपमार्जक सिंथेटिक होते हैं। अपमार्जक जो होते हैं कैसा होता है, सिंथेटिक होते हैं और पेट्रोकेमिकल से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं साथियों, पेट्रोकेमिकल से बनाए जाते हैं। अगला बोला दूसरा नंबर जल में घुलनशीलता, तो साबुन को नमक और कठोर जल में घुलने में समस्या होती है। साबुन जो है साथियों नमक यानी कि जैसे आपका पानी समुद्र वाला पानी हो गया उसमें घुलने में दिक्कत होता है, और कठोर जल जैसे कि आप कुछ पानी ऐसा होगा साथियों जिसमें आपको निरमा देना पड़ता है, साबुन काम नहीं चलता है। तो साबुन क्या होता है, कठोर जल और नमक में घुलने में समस्या होती है जिससे साबुन झाग नहीं बना पाता। क्लियर है? अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट यानी कि निरमा, अपमार्जक कठोर जल में भी अच्छे से घुल जाता है, झाग बना सकते हैं जिससे ये कठोर जल में भी क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। हाँ सर, दो कारण पता चल गया। तीसरा बोला प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रभाव, साबुन जैविक रूप से नष्ट होने योग्य है। साबुन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और ये पर्यावरण पर कम प्रभाव डालते हैं। लेकिन साथियों अपमार्जक क्या है, जैविक रूप से नष्ट नहीं होते और पर्यावरण पर क्या डालते हैं, बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं, प्रदूषण बढ़ाते हैं। हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलिए बता दीजिए। अगला वो याद रखना साथियों, कुछ प्रक्रियात्मक समूह को आपको याद रखना है। कुछ प्रक्रियात्मक समूह है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, उनको याद रखना है। देखो जिस भी तत्व के आगे साथियों, जिस भी जो यौगिक के आगे लास्ट में यहाँ पे OH लगाओ, क्या लगाओ, OH लगाओ साथियों, उसको हम लोग एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्कोहल। जैसे C2H5OH, C2H5OH, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल साथियों, पहले होता है मिथ, उसके बाद क्या होता है इथ, तो ये इथेनॉल हो जाएगा। एल्कोहल को हम लोग नॉल बोलते हैं, इस तरह से इथेनॉल, ये इथेनॉल हो जाएगा। बहुत अच्छा सा समझ में आ गया। जिसमें साथियों लास्ट में CHO रहे, क्या रहे, CHO, उसको हम लोग एल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे सर, एल्डिहाइड बोलेंगे। जैसे C8H17 लिखा है और CHO, तो ये कैसा है साथियों, एल्डिहाइड। आपको डायरेक्ट भी पूछ लेता है OH किसका प्रक्रियात्मक समूह है, तो एथेनॉल का, ये एल्कोहल का। CHO किसका प्रक्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड का। CO किसका है साथियों, CO हमारा कीटोन का होता है। देखो CH3 यहां लगा, CH3 यहां, बीच में क्या लगा दिया, CO, तो ये किसका है सर, कीटोन का है। बहुत अच्छा। लास्ट में अगर COOH लगा, COOH लगा, COOH लगा, क्लियर साथियों, तो हमारा ये किस में हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में हो जाएगा। क्लियर है? आपको ये देखने में थोड़ा ध्यान देना है कि COOH तो कहीं नहीं लगा,
COOH अगर लगा होगा तो ये भूल के ये वाला नहीं कर देना, ये वाला हो जाएगा। क्लियर है, COOH से कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन का CO, एल्डिहाइड का CHO और एल्कोहल का OH। क्लियर है साथियों, अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल यहाँ पे लिया गया है, निम्न यौगिकों का संरचना सूत्र लिखें। एक संरचना सूत्र आप लोगों को बताने का हमें दिल किया तो भाई बता देते हैं। सर सबसे पहले किसका दिल किया, तो ब्रोमोपेंटेन का। ब्रोमो मतलब होता है सर 4, ब्रोमो मतलब क्या इतना होता है साथियों, तो ब्रोमोपेंटेन बोला साथियों, माफ करना, ब्रोमोपेंटेन बोलता है। पेंटेन मतलब कितना होता है सर, 5 होता है, तो 5 कार्बन ले लें। चूंकि पेंटेन बोला है सर तो पेंटेन। एल्केन, एल्केन में साथियों 1 आबंध होता है। एल्केन, एल्कीन, एल्कीन में 2 आबंध और एल्काइन में 3 आबंध। तो सर कौन सा बोला है, ब्रोमोपेंटेन, टेन, एल्केन यानी कि 1 आबंध होगा सर। और पेंटेन मतलब 5 होता है सर, तो कार्बन 5, 1 2 3 4 5 कार्बन बना दिए। बिल्कुल सर। ब्रोमो बोला है तो यहाँ पे BR लगा दें। आयोडो बोलता है तो आई लगा देते हैं। अगर हमारा AG बोलता है तो AG लगा देते हैं, मतलब जो बोलता है उनको लगा देते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि एक कार्बन के साथ 4 आबंध बनेगा। देखो एक तो इधर लुढ़क गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, कितना हो गया 4। और सब में क्या झुला देना है, हाइड्रोजन झुला देना। 1 1 2 हो गया इधर, एक ऊपर एक नीचे झुला देना, 4 हो गया इसका भी। एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, 2 हो गया, एक ऊपर एक नीचे, 4 हो गया सर। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक ऊपर एक नीचे, 4 हो गया। फिर से एक यहाँ है, एक यहाँ, 2 हो गया, एक इधर, एक इधर, इधर भी 4 हो गया। तो इस तरह से हमारा सूत्र तैयार हो गया किसका, संरचना, तो ब्रोमोपेंटेन का। यहाँ पे आप देखो फिगर दे दिया है ब्रोमोपेंटेन का। क्लियर है। अब बोला गया मेथेनल, मेथेनॉल, ठीक है, यहाँ पे मेथेनॉल है सर। नॉल लगा हो तो क्या आ जाएगा, तो अभी हमने आपको बताया एल्कोहल के कैटेगरी में आता है। और सबसे पहले क्या होता है, मिथ। आपको ये पढ़ना होगा, याद होगा तभी बना पाओगे। मिथ होता है तो मिथ यानी कि सर 1 कार्बन होगा, तो 1 कार्बन। और इसको आपको याद रखना है, ये इस तरह से हमारा OH लगता है। ठीक है, 1 कार्बन हो गया, ये O और H लग गया, इधर O एक इधर H। यहाँ पे सर 1 आबंध बना दिए, यहाँ 2 3 हो गया, बचा 1, यहाँ पे लगा दिए 4। क्लियर है। इसी तरह आप इनको भी देख लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट इसका ले लेना और देख लेना। क्लियर है। अगला बोला गया, मनुष्य में वृक्क तंत्र है। वृक्क जो है एक तंत्र का भाग है। किसका भाग है साथियों, वृक्क। वृक्क यानी कि जो हमारा किडनी होता है, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, तो किसका भाग है। किडनी सांस लेने में मदद कर, नहीं सर, सांस लेने में मदद नहीं करता है, परिवहन में नहीं। किडनी का क्या काम होता है, उत्सर्जन करना। क्या करना, उत्सर्जन। इसी का एक भाग है साथियों नेफ्रॉन। आपको याद रखना क्या नाम है, नेफ्रॉन। क्लियर है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आंसर आपको याद रखना है। किडनी का काम क्या होता है, तो सर उत्सर्जन में काम करता है। ये हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। क्लियर है। एक दिन में सर कितना ब्लड फिल्टर करता है, तो 180 लीटर ब्लड हमारा किडनी फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद जो इसमें अशुद्धि पाया जाता है साथियों, वो बाहर निकाल देता है। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पादप में जाइलम का उत्तरदायी। तो जाइलम से साथियों जल होता है, जौ से जाइलम, जौ से जल, तो जल का वहन करता है। किसका वहन, जल का। और फ्लोएम किसका वहन करता है साथियों, तो याद रखना फ्लोएम हमारा भोजन का करता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल हो जाएगा। क्लियर है। अगला पूछा गया है प्यारे प्यारे बच्चों कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि खुद में भोजन बनाएगा, कोई खुद भोजन बनाएगा, उसके लिए क्या चाहिए, तो सर कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए। और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। और क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। यानी कि सर ये पौधे की बात करा है, तो पौधों में तो ये सब चीज चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए पौधे को, क्लोरोफिल चाहिए साथियों, और क्या चाहिए, तो सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो इनमें से सभी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। अगला चलो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो पाइरुवेट का साथियों ये कहाँ पे क्रिया होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, पाइरुवेट का क्रिया ये कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़े तो बोला गया है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। भाई हम लोग बहुत चीज़ खाते हैं सर, हम लोग क्या खाते हैं, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग वसा खाते हैं, और हम लोग क्या खाते हैं सर, प्रोटीन खाते हैं। तो सबका डाइजेशन होगा कि नहीं होगा, सबका पाचन होता है शरीर में। तो यहाँ पे पूछ लिया है कि भाई बताओ वसा का पाचन कैसे होता है। जैसे मान के चलो हम लोग क्या खाएं, जैसे हम लोग मान के चलो तेल वाला कोई सामान खाए, जैसे मक्खन खा लिए, घी खा लिए, ठीक है, जिसमें तेल ज्यादा होता है, तो तेल में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। तो शरीर में हमारा वसा का पाचन कैसे होता है, इनके बारे में पूछा गया। ठीक है, तो देखते हैं। तो लिखा गया साथियों, क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। जब हमारा जो है क्षुद्रांत में जाता है वसा, ठीक है, तो वो बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल होता है। जिसके कारण उस पर देखो बड़ी गोलिका, इतना बड़ा गोलिका है, तो उसमें एंजाइम जो है सही से कार्य नहीं कर पाता। ठीक है, बड़ा गोला रहता है तो एंजाइम सही से कार्य नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है,
हाँ सर, समझ में आ रहा था कि ये जो हमारा बड़ा बड़ा गोला के रूप में होता है। हाँ सर, तो इसको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, तो बोला गया है क्षुद्रांत में वसा बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल होता है। पित्त लवण हमारे यकृत से निकलता है भाई। पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित करता है। पित्त लवण हमारे जो लीवर होता है ना, लीवर से निकलता है साथियों हमारा पित्त लवण, और पित्त लवण क्या करता है, इस वसा पे आके पड़ता है, जिनके कारण ये वसा का जो बड़ा बड़ा गोला था वो छोटे छोटे गोले में टूट जाता है। हाँ सर, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अब जो एंजाइम है उस पर कार्य करना लगता है, वो और ज्यादा उनको तोड़ने लगता है। अग्नाशय अग्न्यासिक रस का स्रावन करता है। हमारे जो अग्न्याशय है, पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज से पेंक्रियाजिक रस निकलता है, अग्न्यासिक रस निकलता है, जिसमें इमल्सीकृत वसा का पाचन करने का क्या होता है, वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। तो लाइपेज एंजाइम होता है, यह प्रक्रिया क्षुद्रांत में पूरी होती है। तो याद रखना, वसा का पाचन किससे होता है, लाइपेज एंजाइम से होता है। बहुत अच्छा सर। हमारे अगर पूछे सर लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में हमारा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जिसको एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। सर लार भी पाया जाता है भोजन के पाचन में। हाँ सर, आपके मुंह से निकलता है ना लार, तो लार की भी भूमिका होती है। क्या भूमिका है वही पूछा गया। तो बोला गया भोजन के पाचन में लार की भूमिका, यह भोजन को आसानी से निगलने के लिए भोजन को गीला करता है। तो लार का काम क्या करता है साथियों, लार जो है हमारे भोजन को आसानी से निगलने के लिए उसको क्या किया जाता है, गीला कर देता है। क्लियर है। आगे बोला है लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमाइलेज कहते हैं, या फिर इसी का नाम है साथियों टाइलिन कहते हैं। ठीक है, यह मंड जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित करता है। यानी कि जो मंड पाया जाता है, मंड सर कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है, बड़ा बड़ा कार्बोहाइड्रेट, उनके छोटे छोटे शर्करा में उनको चेंज कर देता है। क्लियर है। तो यही हमारा लार में भूमिका था। अगला बोला गया मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या करें, यह क्यों आवश्यक है। देखो बोला गया है एक चक्र में अन्य कशेरुकी में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। एक चक्र में अन्य कशेरुकी में हृदय में कितना बार रुधिर जाता है साथियों, 2 बार जाता है, जिसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, एक चक्र में अन्य कशेरुकी में रुधिर जो है हृदय में 2 बार जाता है, जिसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। जैसे हमारा मान के चलो ये हार्ट है, ये हमारा इधर से एक बार आया, फिर से साथियों घूम के फिर एक बार आता है, तो इसी को हम लोग दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यह मनुष्य में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रक्त को अलग अलग करने के लिए आवश्यक है। यानी कि जिसमें ऑक्सीजन मिला, जो हमारा रक्त है जिसमें ऑक्सीजन मिला उनको अलग कर दिया, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उनको अलग कर दिया। क्लियर है। क्योंकि इसकी वजह से रुधिर की संचालन प्रणाली क्या होती है, अधिक कुशल होती है और लगातार शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहता है। क्लियर है। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। अगला सर मानव पाचन तंत्र की चित्र बनाए। ठीक है, ये 5 मार्क्स में पूछ लेता है गुरुजी। कितने मार्क्स में सर, 5 मार्क्स में पूछ लेता है कि मानव पाचन तंत्र की क्या बनाओ, तो फिगर बनाओ। तो बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। आप बना दोगे। हाँ सर बना देंगे, आपको भी बनाने सिखा देंगे। अभी आसानी से आप बना लोगे और 5 नंबर अगर पूछे तो ला लोगे भाई। क्लियर है। चलो दिखाते हैं कैसे बनाना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बगल में हम लोग बना के देखेंगे। अभी थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। सर दिख रहा है क्लियर? हाँ सर दिख रहा है। सबसे पहले साथियों आपको एक बार बता देते हैं कि कहाँ क्या चीज पाया जाता है। आपको 2-4 चीज का नाम याद रखना, बहुत ज्यादा नहीं। सबसे पहले सर यहाँ जीव पाया जाता है, ये तो हमको पता है सर। इसके बाद ये मुख पाया जाता है, मुख गुहा नहीं याद है तो कोई बात नहीं। इसको सर ग्रसिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसिका बोलते हैं। हाँ सर ये भी हमको पता चल गया। अच्छा, उसके बाद आपको ये डायफ्राम बोलते हैं। सर डायफ्राम याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। ये जो इधर दिख रहा है ना, ये वाला, हाँ सर ये वाला दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। यकृत मतलब सर क्या हो गया? लीवर जिसको बोला जाता है, जिगर भी जिसको बोला जाता है, यकृत हो गया सर। बहुत बढ़िया। ये हमारा सर पेट होता है, जिसको हम लोग आमाशय कहते हैं। ये वाला जो इस तरह के आकार का ना, जे आकार का, ये साथियों हमारा क्या है? ये पेट है, जिसको आमाशय बोलते हैं। हाँ सर ये आमाशय याद रख लेंगे। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, हम बुझ गए इसको आमाशय पेटेक बोलते हैं। हाँ सर रख लेंगे, बहुत अच्छा बात। इधर यकृत हो गया। सर आमाशय के बाद क्या बना देंगे? देखो आमाशय के बाद एक अग्न्याशय होता है, ये इस जगह पे पाया जाता है, आमाशय के जस्ट बगल में अग्न्याशय। इनको बनाना जरूरी है सर, नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऐसे जो बीच में है, बीच वाला, मोटा वाला नहीं, पतला वाला, इसको हम लोग क्षुद्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। या फिर इसको आप लिख सकते हो छोटी आंत, आसानी हो जाएगा लिख देना इसको छोटी आंत। और ये जो बड़ा वाला इसको हम लोग बड़ी आंत बोलते हैं। और लास्ट में साथियों हमारा
क्या निकलता है, गुदा द्वार, जिससे हमारा मल जो है बाहर निकलता है उसको गुदा द्वार बोलते हैं। तो आप इसको बस आसानी से कैसे बनाओगे सर, तो आपको सिर्फ सिंपल सा कलम उठाना है। हाँ सर उठा लिया, कलम नहीं उठाना रे बदमाशों कहीं का, आपको पेंसिल उठाना, पेंसिल। सर पेंसिल, आप अभी कलम बोले, भाई कलम उठाओगे तो गलती हो जाएगा, मिटाएगा कौन, पेंसिल उठा लेना। हाँ सर उठा लेंगे। उसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे ऐसे कर देना है। हाँ सर ऐसे कर दिए। उसके बाद 2 पाइप ऐसे लगा देना। सर पाइप लगा देंगे, थोड़ा सा भाई अच्छा से बनाना, हम यहाँ पे मार्कर का यूज कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसको थोड़ा पतला बनाना। हाँ सर समझ रहे हैं, आप बताइए ना, तो हम बूझ गए सर, इस तरह से पतला बना देंगे। बन गया सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सर आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा जगह हम कम ले लिए, कोई बात नहीं, यहाँ इसको साइड कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद सर क्या करना है, एक इस तरह से आप बोले ना, इस तरह से एक पेट वाला बना देना। हाँ सर बना देंगे, और इसको भी थोड़ा टेढ़ा इस तरह से बना देना, ये मिला देना, छोड़ नहीं देना। क्लियर है सर, बना देंगे। यहाँ पे एक लाइन दे देना, ये 2 बार इसको बोल्ड कर देना, डायफ्राम हो गया। हाँ सर बना देंगे। उसके बाद और कुछ करना सर, एक चीज यहाँ करना, इधर एक लीवर बना देना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये लीवर यानी कि अकृत बना देना। यकृत सर कैसे बनाएंगे, यकृत देखो एक ऐसे कर लेना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा देना, ठीक है, यकृत थोड़ा सा ऐसे कर देना, और ऐसे करके सर ऐसे बना देना, ये हमारा यकृत हो गया। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे सर पैंक्रियाज है, देखो इधर 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 इधर, ये छोटा सा पत्ता जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सर, हाँ सर पत्ता जैसा दिख रहा है, ये ऐसे करके ऐसे है। बहुत बढ़िया सर, इनको बना लेंगे। उसके बाद ये जो नली है साथियों, ये नली को सीधा आपको ऐसे 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 ऐसे, यहाँ जगह थोड़ा कम पड़ा, ऐसे 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 यहाँ 2-4 बार घुमा देना, ठीक है। घुमाने के बाद यहाँ से इसको ले लेना और एक बड़ा वाला ऐसे घुमा देना, बड़ा वाला इस तरह से, बस इतना ही करना। बहुत अच्छा आपको नहीं बनाना, हम बोल बहुत अच्छा बनाएंगे सर, हमको आता है, आपको आता है सर, बहुत बढ़िया बात है। आप अगर चाहो तो इसको इस तरह से साइड में दिखा भी सकते हो, नहीं आपको बनाना तो इस तरह इसको दिखाना कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है। आपको मेन जो ये पार्ट दिखाना था वो दिखा दिया, नामांकन इसका कर देना है। नाम में यहाँ दिखा देना सर, यहाँ जीभ होता है, यही मुंह होता है, यहाँ सर हमारा ग्रसिका, इसको अकृत बोलते हैं सर, ये हमारा अग्न्याशय, ये पेट है, आमाशय है। ये वाला सर हमारी जो है अग्न्याशय है, इसको सर छोटी आंत बोलेंगे, ये वाला बड़ी आंत बोलेंगे, ये अकृत था बस। और लास्ट में सर यहाँ से जहाँ से हमारा मल निकलता है उसको गुदा द्वार, या फिर ये लिख सकते हो। क्लियर है, बोला आसानी से कर लेंगे सर। क्लियर है, आपको ये खाली याद रखना है। याद इसलिए रखना है साथियों, कभी कभी एग्जाम में क्या किया जाता है, आपको इस तरह का फिगर दे दिया जाता है। क्लियर है, फिगर देने के बाद पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ, फिगर देने के बाद आपको क्या किया जाता है, ये मान के चलो इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग मिटा लेते हैं सर, कैसे मिटेगा, चलो ये हम लोग यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे तो आपको पूछे कि ये वाला किसका फिगर, ये चित्र दिया गया, 3 को आपको दे देगा, 3 को कोई मिटा दिए, ये इसको मिटा दिए सर, बोलो और कौन वाला मिटा दे, हाँ सर इसको भी मिटा दिए, और कौन सा मिटा दिए सर, इसको मिटा दिए। अब ये 3 लाइन आपको दे रखा है कि नहीं, कौन सा 3 लाइन सर, एक ये वाला, ठीक है, ये वाला सर, और कौन सा सर, एक ये वाला, और कौन सा सर, एक ये वाला। अब पूछ ले, इसको ए नाम दे दे सर, इसको ए दे दिए, इसको बी दे दिए, इसको सी दिए, और पूछ ले ए नंबर को क्या कहेंगे, तो आपको लिखना ए क्या है सर, हमारा आमाशय। हाँ सर बहुत बढ़िया, ये हमारा आमाशय, पेट जिसको बोलते हैं। बी नंबर सर क्या है, तो ये हमारा मल द्वार है, यहीं से तो हमारा मल बाहर निकलता है, मल द्वार हो गया सर, ठीक है, मल द्वार हो गया। ये हमारा सर देखो इसमें बोल रहा है, तो ये हमारा अकृत है सर, तो आसानी से कर लोगे भाई। क्लियर है, चलो अगला हम लोग चलते हैं। अगला है, हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं, कैसे हम लोगों का अगरबत्ती का गंध का पता लग जाता है। ठीक है, बोला जब अगरबत्ती की गंध हमारी नाक तक पहुंचती है, हाँ सर पहुंच गई, उसके बाद तो हमारे नाक में मौजूद घ्राणग्राही, घ्राण मतलब होता है साथियों सूंघने वाला, क्या होता है, सूंघने वाला, और ग्राही यानी कि हमारे शरीर में 5 तरह के ग्राही पाए जाते हैं साथियों, जिसको इंद्रियां बोला जाता है। सुनते होंगे, नाक, कान, आंख। नाक सूंघने के लिए, आंख देखने के लिए, ठीक है, नाक हो गया, कान हो गया, 2 हो गया, एक सर जीभ हो गया, 3 हो गया, एक हमारा सर बॉडी हो गया, स्किन 4 हो गया, और एक हमारा जो है आंख। तो हमारे शरीर में साथियों 5 तरह के ग्राही होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। नाक का काम साथियों सूंघना है, कान का काम सुनना है, मुंह का काम बोलना, ये मुंह नहीं होता, जीभ का काम सर टेस्ट का पता करना है, स्किन का काम साथियों हमारा टच को पता करना है। तो ये सब अलग अलग काम है। तो इसी तरह से नाक को हम लोग घ्राणग्राही के नाम से जानते हैं। तो बोला गया है जब अगरबत्ती की गंध हमारे नाक तक पहुंचती है तो हमारे नाक में मौजूद घ्राणग्राही इसका पता लगाकर विद्युत आवेग के द्वारा अग्र मस्तिष्क को इसकी जानकारी भेजता है। किसको भाई, अग्र मस्तिष्क को। तो आपको पूछ ले कि अगरबत्ती का गंध हमें कहां पता चलता है, तो अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, इसकी जानकारी भेज दिया। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क को सोचने वाला भाग है, इसकी सहायता से हम अगरबत्ती की गंध का पता लगा सकते हैं। क्लियर है, बहुत आसान था सर। अगला बोला गया मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सा के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। आपको पता है कि मधुमेह जो है किस कारण से होता है, इंसुलिन की वृद्धि के कारण। तो बोला गया जिसको मधुमेह हो गया यानी कि डायबिटीज, शुगर की बीमारी हो गया, उनको इंसुलिन का हार्मोन क्यों
दिया जाता है? तो बोला गया अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन के उचित मात्रा में स्रावित न होने के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता। बहुत ज्यादा स्रावित हो गया तो मधुमेह नाम की बीमारी हो गई। ऐसे व्यक्ति के रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है, शर्करा यानी कि सर शुगर का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। इंसुलिन रुधिर में मौजूद अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, यानी कि जो इंसुलिन का सुई पड़ जाता है तो अधिक जो शर्करा है उसको वो किस में बदल देगा? ग्लाइकोजन में। इसलिए मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सा के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो ग्लाइकोजन में बदल जाए और शर्करा हमारी बॉडी में क्या हो जाए? कम हो जाए, शुगर की मात्रा कम हो जाए, तो हमारा जो है बॉडी मधुमेह से दूर हो जाए। तो इसी के लिए इंसुलिन का सुई दिया जाता है। क्लियर है साथियों? आपको याद रखना है कि पूछता है कि मधुमेह को कम करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? इंसुलिन का। हमारा जो है थायरॉक्सिन यानी कि थायराइड जो हमारा बढ़ जाता है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। ये सब चीज आपको याद रखना। अगले सवाल की ओर बढ़े सर, अगला बोलिए। अगला बोला है निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? पादप में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? सर इंसुलिन अभी आप बताएं, इंसुलिन तो हमारे शरीर में पाया जाता है। सर थायरॉक्सिन भी तो आपने अभी बताया, इंसुलिन का काम था मधुमेह वाला, सर थायरॉक्सिन का काम आपने अभी बताया कि सर इसके कारण से थायराइड यानी कि हमारा घेंघा रोग हो जाता है। एस्ट्रोजन तो सर हमारे शरीर में पाया जाता है, जो हमारे क्या करता है? हमारा जो है जनन को जो है परिपक्व बनाता है, ठीक है। तो ये सर साइटोकाइनिन, ये तीन अगर है सर तो साइटोकाइनिन हमारा जो है हार्मोन नहीं है, तो ये किसका हार्मोन है सर? पादप हार्मोन है। कौन सा? साइटोकाइनिन किसका हार्मोन है? पादप हार्मोन। इस बार झारखंड बोर्ड ने इसको पूछ भी रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है साथियों, अगला बोला गया है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। सर तंत्रिका कोशिका कैसे होती है? ये साथियों हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। आप लोग पढ़ते नहीं हो सर, हम ही को सब बताना, बुक तो कभी देखे नहीं होगे। तो ये तंत्रिका कोशिका है और ये दूसरा तंत्रिका कोशिका फिर यहां से शुरू होगा, तो इनके बीच जो खाली स्थान होता है, ये जो खाली स्थान है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? सिनेप्स बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है साथियों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। आपको याद रखना, बहुत बढ़िया सर। और कुछ बता दीजिए इसके बारे में। तो इसके बारे में एक चीज और बता दें, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। ये फिगर आपको याद रखना, बोल सकता है तंत्रिका कोशिका कैसे होता है तो ये दे सकता है। क्लियर है? अब आपको एक चीज और बता दें कि सबसे बड़ी अगर कोशिका की बात कर ले सर, पृथ्वी में सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग की अंडे की। लंबी पूछे तो तंत्रिका कोशिका मानव की, और सर कुछ पूछ ले छोटा पूछे तो माइक्रोप्लाज्मा। क्लियर है? अब हमारा 50वां नंबर सवाल है साथियों, बोला गया मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है साथियों? तो हमारा मस्तिष्क क्या करता है सर? सोचता है। हाँ सर मस्तिष्क तो हमारा सोचता है। हृदय हमारा जो हार्ट जो है हार्ट बीट बढ़ता घटता है, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ता घटता है, उसके लिए भी हमारा कौन है? ब्रेन जिम्मेवार है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सर, बहुत बढ़िया। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगला सवाल बोला गया द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? द्विखंडन साथियों बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो साथियों अगला जो हम लोग चैप्टर है ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, 36 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और अगले 2 पार्ट में साथियों हम लोग जो है पूरे साइंस को कवर कर लेंगे। पूरे साइंस के जितने भी क्वेश्चन है उम्मीद है अगले 2 पार्ट में कवर हो जाएंगे, जिसके बाद आपको साइंस में डरना नहीं है, आप लगभग साइंस के सारे क्वेश्चन को कर पाओगे। बाकी साथियों मिलते हैं हम लोगों के बीच अगले वीडियो में, लेकिन उसके भी पहले बता दें कि आपने ऑब्जेक्टिव का वीडियो अगर नहीं देखा तो ऑब्जेक्टिव का हमने पहले से वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप बोलेगे तो हम दोबारा से ऑब्जेक्टिव का वीडियो बहुत बेहतरीन लाएंगे आपके लिए। साथ ही साथ साथियों हिंदी की भी वीडियोस बहुत सारी अपलोड है, आप उनको जरूर देख लेना। साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। आपका प्यारा सा भाई कैसा वीडियो आपके लिए बनाया है वो लाइक करते हुए कमेंट में प्यारा कमेंट जरूर करना, बहुत मोटिवेशन मिलती है साथियों। और चैनल को, आपका प्यारा चैनल है ना, उसको सब्सक्राइब करना इस जैक रैंकर्स को, ताकि आपको लगातार ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहे। साथ ही साथियों अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो 9835146164 पर मैसेज करके जुड़ जाना, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाना, कॉल नहीं करना साथियों। मिले अगले वीडियो में, चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।